नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको संविधान और विविध विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण खंडों के विषय में जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख जो संशोधन हुए हैं अभी तक से उसके विषय में खुलकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सेशन हर तरह की एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप संघ लोक सेवा परीक्षा की बात करें या राज्य लोक सेवा की परीक्षा की बात करें, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य हर तरह की परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जो विषय है, यह जो टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आज का सेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संविधान में संशोधन। देखिए, सामान्य अर्थों में संशोधन किसे बोलते हैं, इसे जान लेना चाहिए। संविधान में संशोधन का मतलब है कि संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज कहने का मतलब ये है कि इसमें समय समय पर ना संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि देखिए समय एक जैसा रहता नहीं है। हमारे समाज में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और समाज के अनुसार हमें कानून बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण पे मैं अगर आपको समझाऊं तो पहले थर्ड जेंडर को वरीयता नहीं दी जाती थी हमारे समाज में, लेकिन समय के साथ थर्ड जेंडर को वरीयता देने जाने लगी। ठीक है, तो इसी क्रम में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है। इसी संशोधन को संविधान में संशोधन कहते हैं। संशोधन अर्थात क्या होता है? संविधान में परिवर्तन या बदलाव, कुछ चीजों को जोड़ देना, कुछ चीजों को हटा देना या कुछ चीजों में परिवर्तन कर देना, यही है संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट बोलेंगे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन, संशोधन किसे बोलते हैं? तो कुछ चीजों को जोड़ देना, कुछ चीजों को हटा देना या कुछ चीजों में बदलाव करना ही संशोधन है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, संविधान क्या है? एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें समय समय पर बदलाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, संविधान में संशोधन की जो शक्ति है ये भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भाग 20 अनुच्छेद 368। ठीक है, भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ठीक है, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया पूछते हैं तो 1951 में पहला संशोधन हुआ और अभी तक 2025 की रूपरेखा के हिसाब से 106 संशोधन पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि अभी उस समय तक कितने संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया ऐसी है कि समय समय पर होते रहते हैं, इसके डेटा में चेंजेस होते रहते हैं। तो एक बार आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा कि अभी आप जब लेक्चर देख रहे हैं तब कितने संशोधन हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की बात की गई है। ठीक है, तो संविधान में कुल संविधान की बात कर रहा हूं मैं, अभी 368 की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय संविधान में 3 तरह के संशोधन के बारे में चर्चा होती है। कौन कौन से? पहला साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला? संविधान में 3 तरह के संशोधन की चर्चा है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों के बारे में चर्चा होती है, जो यहाँ बी और सी लिखा हुआ है, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ठीक है, विशेष बहुमत और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। साधारण बहुमत जैसा कोई शब्द अनुच्छेद 368 में नहीं दिखता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन सा नहीं दिखता है? अनुच्छेद 368 में साधारण बहुमत जैसा कोई शब्द नहीं दिखता है। 2 तरह के संशोधन के बारे में बताया गया है 368 में, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। लेकिन मैंने क्या बोला? संविधान में 3 तरह के संशोधनों के बारे में चर्चा है। तो ये साधारण बहुमत वाला जो संशोधन है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, जिसमें क्या किया गया है? संसद द्वारा राज्यों के पुनर्गठन, नाम में परिवर्तन, ऐसे जो छोटे मोटे जो चीजें हैं ये साधारण बहुमत से संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साधारण बहुमत संविधान में तो मेंशन है लेकिन 368 में मेंशन नहीं है। इस साधारण बहुमत से क्या क्या हो सकते हैं? नए राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन, सीमा परिवर्तन। ठीक है, इसके अलावा जो विधान परिषद है, आपको पता होगा कि समय समय पर राज्य अपने अनुसार द्विसदनीय व्यवस्था लागू करती है। अभी हमारे कई राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जैसे महाराष्ट्र में है, ठीक है, आपके तेलंगाना, इन ऐसे जगहों में द्विसदनीय व्यवस्था चलता है, जिसको हम विधान परिषद बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन और उसको हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी साधारण बहुमत से होती है।
ठीक है, ये उदाहरण है कुछ कि कौन कौन से चीजें हैं जो साधारण बहुमत से हो सकती है। दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब क्या होता है? देखो, साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1। किसी भी टोटल जो संख्या है, टोटल संख्या मतलब अगर मान लो 100 लोगों का है, 100 में मेजोरिटी इसको बोलेंगे 50 प्लस 1 51। तो जैसे 51 होगा बोलेंगे क्या? बहुमत है। तो ये साधारण बहुमत हुआ। लेकिन विशेष बहुमत क्या होता है? संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 प्लस 50% कुल सदस्य होना चाहिए। मतलब 50% प्लस 1 मतलब कुल बहुमत, और 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने वालों का। मतलब सिंपल समझिए, जैसे हमने साधारण बहुमत में 50% प्लस 1 लिया ना, तो वैसे तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो उपस्थित मतदान करने वाले हैं, जितने भी उपस्थित हैं और मतदान के लिए सक्षम हैं, उनका 2/3 मेजोरिटी भी होना चाहिए। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे, मैं संख्या से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग इस सदन में है, ये समझने के लिए, ठीक है। 100 लोग किसी सदन में हैं, तो 50% प्लस 1 मतलब 51 तो होने ही चाहिए। 51 तो होने ही चाहिए। इसके साथ साथ उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। अब मान लो टोटल 100 है लेकिन आए नहीं उस दिन कितने लोग आए हैं? उस दिन मान लो 80 लोग आए हैं, तो 80 का 2/3 होना चाहिए, ठीक है। 80 का क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? 80 का क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। और जाहिर की बात है 80 का 2/3 51 के ऊपर ही होगा, ठीक है। 80 का ऊपर क्या होगा? 51 के ऊपर ही होगा। तो मतलब अगर आप इसको फुलफिल कर लिया तो संभव है कि आप इसको फुलफिल कर लेंगे। क्लियर है? तो विशेष बहुमत क्या होता है? 50% प्लस 1 प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है। तो अधिकांश संशोधन संविधान में होते हैं इसी प्रक्रिया के तहत होते हैं। अधिकांश जो संशोधन संविधान में होते हैं वो इसी प्रक्रिया के तहत होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसके उदाहरण मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसको देख लेंगे। देखो, इसके और इसके उदाहरण क्लियर है, इसके उदाहरण आपको नहीं दिखते। अधिकांश लिखा है मतलब संविधान में जो मूल रूप से संशोधन होते हैं वो जो बी वाला क्लॉज है इसी के तहत होता है, ठीक है। तीसरा वाला समझ लेने का प्रयास करते हैं। देखो, तीसरा क्या है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। विशेष बहुमत मतलब क्या समझे आप? ये 2/3 उपस्थित एवं मतदान करने वाला और 50% प्लस 1 कुल सदन की बहुमत संख्या और उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, ये विशेष बहुमत हुआ। और आधे राज्यों का समर्थन मतलब अभी 28 राज्य है तो आधे राज्यों का समर्थन मतलब 14 राज्य अगर हामी भर दें लिखित रूप से कि हम ये जो संशोधन है तो स्वीकृत मानते हैं, तो ये संशोधन पूर्ण होता है। ऐसे संशोधन किसके लिए होते हैं? संघीय ढांचे से संबंधित। संघीय ढांचा किसको बोलते हैं जी? संघीय ढांचा क्या होता है? जिसमें राज्य और केंद्र की शक्तियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। जिसमें केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं उसको हम बोलते हैं संघीय ढांचा। जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव है संघ का चुनाव है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति केवल देश का नहीं होता, राज्यों का भी राष्ट्रपति है, ठीक है। इसलिए तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में बदलाव करना हो गया। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है ये केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी प्रतिनिधित्व करती है। केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन हो गया, जैसे जीएसटी परिषद का गठन हो गया। जीएसटी परिषद जो है संघीय ढांचे से संबंधित है, जो जीएसटी काउंसिल जो बनाया गया था, ठीक है। हमने पिछले सेशन में जीएसटी काउंसिल को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो बिल्कुल देखिए उसको, ठीक है। तो ऐसे जो संशोधन है जो संघ की शक्तियों को प्रभावित करते हैं वो किस तरीके से संशोधित होंगे? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से, ठीक है। और बाकी जो कुछ बच जाएगा वो इसमें आ जाएगा विशेष बहुमत में, ठीक है। समझ गए? संघीय ढांचा वाला इसमें आ गया, सामान्य वाला इसमें आ गया, तो बचा जो है वो इसमें आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ प्रक्रिया थोड़ा सा नहीं लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। संविधान में संशोधन कैसे होता है? देखो, हमारे पास दो सदन है, कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। हमारे पास कौन से सदन है? एक है लोकसभा है, और एक है राज्यसभा, तो संविधान संशोधन विधेयक ना किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। मान लो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और ये वाला विधेयक मान लो विशेष बहुमत वाला, यहाँ उस पर चर्चा होगी, ठीक है। चर्चा होगी, फिर 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाएगा, फिर ये दूसरे सदन में आएगा। दूसरे सदन भी वही प्रक्रिया का पालन करेगी जैसे पहले सदन ने किया था, वो भी 2/3 बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वालों को 2/3 और कुल बहुमत से पार करने के बाद ये जो है ये जाएगी किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। देखो, जो पहले प्रस्ताव आता है ना वो एक बिल के रूप
होता है। बिल मतलब एक विधेयक के रूप में होता है, ठीक है, एक विधेयक के रूप में यहाँ प्रस्तुत होता है। ये प्रक्रिया फॉलो करने के बाद वो बनता है अधिनियम। अंत में दोनों सदनों से पास होने के बाद कहा जाएगी राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन में बाध्य कर दिया गया, मतलब राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अपनी अनुमति देने से मना नहीं कर सकता, ठीक है, उसको अपनी अनुमति यहाँ देनी पड़ेगी। और जैसे ही राष्ट्रपति अनुमति देगा तो वो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा या अधिनियम बन जाएगा, एक्ट, ठीक है, एक्ट बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो प्रक्रिया क्या है, पहले एक सदन में आएगा, फिर जिस हिसाब से मान लो अगर संघीय ढांचा है तो इस तरह के संशोधन की आवश्यकता है, साधारण है तो नॉर्मल ऐसा, और विशेष बहुमत की आवश्यकता है तो इस तरह के संशोधन के बाद वो दूसरे सदन में आएगी, दूसरे सदन की भी वही प्रक्रिया फॉलो होगी, और उसके बाद अंत में राष्ट्रपति की सहमति हस्ताक्षर के बाद वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा। ये प्रक्रिया हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कुछ प्रमुख संशोधन के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न दिख सकते हैं, ठीक है। प्रमुख संशोधन के बारे में, पहला संशोधन, जैसा मैंने बताया कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 1951 में आवश्यकता क्यों पड़ी, देखो थोड़ा बैकग्राउंड समझो। जब हमारा देश आजाद हुआ 1951 की स्थिति में, तब ऐसा था कि जो रजवाड़े परिवार के लोग हो गए या जो बड़े बड़े जमींदार परिवार के लोग हो गए, उनके पास जमीन बहुत ज्यादा था, जबकि गरीबों के पास जमीन कम था। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी विचारधारा लागू करते हुए हदबंदी और चकबंदी जैसे कानून लागू किए। हदबंदी मतलब ये कि एक लिमिटेशन से फिट कर दिया गया कि आप इतना ही जमीन रख सकते हैं, बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मतलब आप सरकार को दीजिए, सरकार इनको बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के तहत ये किया गया कि जो अधिकार था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि भाई संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, इन सब चीजों में संशोधन की आवश्यकता थी, ठीक है। तो इसीलिए एक 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस किया गया भूमि सुधार के लिए। इस संशोधन के द्वारा एक 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि जो 9वीं अनुसूची में जो विषय डाले जाएंगे उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती, मतलब उसका क्या कर नहीं सकती, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार जैसे 19(2) में सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, सुरक्षा जैसे नए आधार जोड़े गए, ठीक है। मौलिक अधिकार, विशेषकर स्वतंत्रता पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया। पहले जैसे मैंने बताया कि जो आपका जो संपत्ति का अधिकार था, एक मौलिक अधिकार था, तो इसमें थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया कि कुछ हद तक अगर सरकार चाहे तो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए इनकी संपत्ति ले सकती है। 19(2) में सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, राज्य की सुरक्षा जैसे नए प्रावधान जोड़े गए, ठीक है। 1931 भी, ये भी आपको वही भूमि सुधार से संबंधित है और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। मूल रूप से आप याद रखिए, पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और स्वतंत्रता को थोड़ा सीमित किया गया, संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सीमित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सरकार समाजवादी नीतियों को न्यायालयिक रोक से बचाना चाहता था। उस टाइम में क्या होता था, न्यायालय बीच में हस्तक्षेप कर देता था कि आप किसी के संपत्ति के अधिकार को कैसे रोक सकते हो। तो इसीलिए समाजवादी नीतियों को लाने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। दूसरा देखिए, हम क्रम से नहीं देख रहे हैं, याद रखेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसको ही रखेंगे, आप सब याद नहीं रख सकते। तो जो चीजें महत्वपूर्ण है उन चीजों को याद रखना जरूरी, ठीक है। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। ये भी 1956 में कौन था, उस टाइम में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। राज्यों के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश, इस टाइम में राज्य क्या है ना, भाषाई आधार पर बहुत ज्यादा राज्यों की मांग उठ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए एक फजल अली आयोग बनाया गया था और उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन का जो प्रक्रिया है उसको तेजी मिली। तो इसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया, याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण ये रखेंगे, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। पहले राज्यों की संख्या 27 थी, जो रजवाड़े वजवाड़े जो देशी रियासत सब आए थे, तो 27 थी, उसको 14 किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 27 जो पहली संख्या थी देशी रियासत और राज्यों को मिला के, उसको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाया गया। इससे पहले आप संविधान की पृष्ठभूमि जब पढ़ते हैं तो देखे होंगे कि जो राज्यों की श्रेणियां थी उसको ABCD में रखा गया था। ये क्या है, इसको हम जब इस चैप्टर को विशेष रूप से पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कोई अधिग्रहण वाला राज्य था उसको किसी और इसमें रखा गया ABCD में, ठीक है। जो पहले से भारत संघ से जुड़े थे उसको अलग रखा गया, जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उसको अलग रखा गया। इसी टाइप से इसमें प्रावधान है, इसमें हम बहुत अभी डीप नहीं जाएंगे, ये प्रावधान हम अलग से कवर करेंगे, ठीक है। संविधान में 2 श्रेणियां बची, कौन सी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश,
ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन याद रखेंगे। इसमें क्या एक महत्वपूर्ण ये है कि एक से अधिक राज्यों का साझा न्यायालय हो सकता है, इसीलिए आप देखते हैं कि हरियाणा और पंजाब का एक ही वो दिखता है आपको उच्च न्यायालय, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें किए गए। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। याद रखना, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ठीक है। जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं, वैसे जरूरी नहीं केंद्र में राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों में आप उपराज्यपाल देखेंगे या उसका दूसरा नाम चलता है प्रशासक, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन नियुक्त करेगा, प्रशासक कहाँ नियुक्त करेगा, केंद्र शासित प्रदेशों में, ये प्रावधान किया गया। तो 2-3 महत्वपूर्ण चीजें याद रखेंगे। 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया। जो पहले 27 राज्य थे उसको 14 और 6 मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। ABCD जैसे जो श्रेणियां थी उसको खत्म किया गया और एक से अधिक राज्यों का साझा उच्च न्यायालय हो सकता है, इसका भी प्रावधान किया गया, ठीक है। और राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में अपना प्रशासक नियुक्त करेगा, इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24वें संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, 1971 में किया गया। इस टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपको पता होगा। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था पाकिस्तान को काट के, तो इंदिरा गांधी इस टाइम में प्रधानमंत्री थी। इस समय सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण वाद हुआ था गोलकनाथ वाद 1967 में, जिसमें कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। मतलब बहुत वाद विवाद हो रहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत क्या क्या चीजों पर संशोधन किए जा सकते हैं, क्या मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, इस तरह के बहुत सारे वाद हो रहे थे। तो इसी में गोलकनाथ का वाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। तो इसी के एवज में इंदिरा गांधी ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें संविधान संशोधन की शक्ति को बढ़ाया गया, ठीक है, और मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति दी गई। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई हम संविधान संशोधन से ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में कहे गए कानून का मतलब बहुत ये विवाद का स्थिति था इस टाइम में कि अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कानून, मतलब ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों को सीमित करता है या उनको हनन करने का प्रयास करता है, वो नल एंड वाइड घोषित हो जाएंगे, वो वहीं से निष्प्रभावी हो जाएंगे, ऐसा लिखा गया है 13 में। तो इसमें जो कानून का शब्द है ना, तो इसका व्याख्या अलग अलग तरीके से किया गया कि क्या संविधान संशोधन किसी कानून में आएगा, किसी कानून के तहत आएगा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो इसमें कहा गया कि इसे कानून के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अनुच्छेद 13 में जो कानून शब्द वर्णित है ना, उससे बाहर रखा गया संविधान संशोधन को, ठीक है। संविधान संशोधन किसी प्रकार का विधि उपविधि कानून के तहत नहीं आता, अलग चीज है, ऐसा बोला गया, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन को विशेष अधिकार दिया गया, ठीक है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जैसा हमने देखा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति यह अनिवार्यता डाली गई कि संसद द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति जरूर देंगे, ठीक है। यही से चालू हुआ। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है, तो ये 24वें संविधान संशोधन में किया गया। इससे पहले अगर राष्ट्रपति चाहता, इससे पहले मतलब 1971 के पहले की स्थिति में राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन 1971 के बाद बाध्य हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया, ठीक है। इसमें भी भूमि सुधार से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों को बढ़ोतरी देने के लिए 31C जोड़ा गया, ठीक है। ये जब हम मौलिक अधिकार को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब देखेंगे, अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। 31C के तहत क्या होता था कि ऐसे प्रावधान है जिसमें अगर सरकार चाहे तो अपनी जो हदबंदी जो कानून है, मतलब समाजवादी जो कानून है जिससे गरीबों का कल्याण हो सकता है, उसको लागू करने के लिए अमीरों से जमीन ले सकती है, मतलब जिनके पास ज्यादा जमीन है, एक लिमिट से ज्यादा उससे ले सकती है, ऐसा प्रावधान था। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया, संपत्ति के अधिकार को थोड़ा सा इसमें छीड़ किया गया, थोड़ा सा कमजोर किया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मुआवजा लिखा था कॉम्पनसेशन, मतलब अब किसी से आप जमीन ले रहे हो, चाहे आप सरकारी क्यों ना हो, तो भाई उसका भी तो दायित्व है ना कि उसको पे करे, या कुछ की चीजों को ले रहे हो तो, ठीक है। तो इसमें पहले मुआवजा शब्द चलता था, उसको बदल के राशि कर दिया गया, अमाउंट। अब देखो मुआवजा जब होता है ना, तो मुआवजा क्या होता है, तार्किक होता है। मतलब आपने अगर किसी से 500 को वस्तु लिया है तो मुआवजा ये बोलता है कि आप उसको 500 रुपये पे करेंगे, ये जो मुआवजा का तार्किक कथन है। जबकि राशि का मतलब ये होता है कि भाई मैंने 500 की वस्तु ली,
मेरा जितना मन करेगा या जितनी सहमति हो सकती है मैं उतना पे करूंगा। तो 500 को वस्तु लेके 100 रुपये पे करना भी एक राशि है, 100 रुपये की राशि मैंने पे कर दिया। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई हम एकदम एक्यूरेट मुआवजा नहीं देंगे, मतलब एकदम जैसा आप मांग करोगे वैसा मुआवजा नहीं देंगे, हमारे हिसाब से जो सही है हम वो राशि देंगे। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को और कमजोर किया गया, जैसे मैंने ऊपर बताया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कमजोर किया, अभी हटाया नहीं गया, याद रखना। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटाया जाएगा, अभी नहीं हटाया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है, आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे 42वें संविधान संशोधन के ऊपर। इसमें हम ब्रीफ जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी के काल में ही किया गया। इस टाइम में आपातकाल की जो स्थिति थी उस दौरान इसको लागू किया गया। लघु संविधान कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे जो अपने आप में एक संविधान के जैसा था। ठीक है, बहुत सारे प्रावधान थे। जैसे प्रमुख प्रावधान थे, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर और अखंडता इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, याद रखना। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अभी इसमें 11 मौलिक अधिकार थे, सॉरी मौलिक कर्तव्य से अधिकार निकल के मेरे मुंह से। मौलिक कर्तव्य शुरुआत में कितने थे? 11, 10 थे यार। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया, याद रखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। ठीक है, आगे चल के एक बाद में ऐड होगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कुछ जोड़े गए। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया गया, पर्यावरण के संरक्षण के विषय में बताया गया। इस तरह के प्रावधान किए गए। और महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? केंद्र और संसद की शक्तियों में संशोधन। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया 368 को। केंद्र को मजबूत करने का प्रयास था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन केंद्र को मजबूत करने का प्रयास था। ठीक है, न्यायपालिका पर प्रभाव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो क्या बोलते हैं, पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है, उसे सीमित किया गया। ठीक है, संवैधानिक पीठ की आवश्यकता वाले मामलों में न्यूनतम जजों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, न्यूनतम जजों की संख्या बढ़ाई गई। संवैधानिक पीठ मतलब कोई भी पीठ जो बनता है, संवैधानिक पीठ ऑड नंबर पे बनता है। ठीक है, तो उसमें जजों की जो संख्या है उसको बढ़ाई गई। इसमें और बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था, भले ही उसको फिर 44वें में फिर 5 किया गया। ठीक है, और बहुत सारे इसमें प्रावधान थे महत्वपूर्ण। अभी इन्हीं को याद रखेंगे आप, आगे हम इस पर बहुत विस्तृत एक वीडियो जरूर लाएंगे आपके सामने। चलिए 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। मोरारजी देसाई की सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार गिर चुकी थी। इमरजेंसी के बाद 1978 में किया गया ये संशोधन, आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए संशोधन लाया गया। ठीक, समझ आ रहा है आपको? लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए लाया गया। मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और न्यायिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 300A में जोड़ के, अनुच्छेद 300A में जोड़ के। ठीक है, हमने आपातकाल वाली वीडियो में पढ़ा था कि पहले क्या था, आपातकाल शब्द में आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या जोड़ा गया था? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी 44वें संशोधन में। 44वें संशोधन में आपको बहुत सुधारवादी कार्यक्रम दिखेंगे। ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन में केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाने का प्रयास था ना, उसको 44वें संविधान संशोधन में ठीक करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह की आवश्यकता हुई। आपातकाल के दौरान 20 और 21 को कभी हटाया नहीं जा सकता, कभी भी लंबित नहीं किया जा सकता, ये बोला गया। ठीक है, 20 में क्या है जी? 20 में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बोलता है। 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बोलता है। ठीक है, संसद के कार्यकाल जो 6 वर्ष हो गया था 42वें संविधान में, उसको 6 को फिर से 5 किया गया। ठीक है, पहले जो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा के क्या कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको पुनः 44वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने और प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार वापस दिया गया। इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन
क्लियर रूप से केंद्र को मजबूत बनाने के लिए किया था, और इसी के ठीक करने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की गई, और जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति थी, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति थी, उन्हें वापस लौटाई गई। ठीक है, आगे देखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी के काल में किया गया था ये। ठीक है, राजीव गांधी के काल में किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्या है महत्वपूर्ण बात, 1967 के बाद में दल बदल की राजनीति चालू हो गई थी। दल बदल मतलब जो विधायक या सांसद है वो अपने निजी हित के लिए ना पार्टी को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते थे। तो इसी दल बदल कानून को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया 52वें संविधान संशोधन में, जिसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया। मतलब आप दल बदल करोगे तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस पर एक अलग से वीडियो बनेगा दल बदल कानून पर, जिसको मैं बहुत विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। ठीक है, दल बदल के लिए क्या हुआ, अगर आप व्हीप मतलब हर पार्टी में एक व्हीप होता है जो पार्टी के दिशा निर्देश जारी करता है। अगर आप उस दिशा निर्देश को नहीं मानते तो आप अयोग्य होने के लिए पर्याप्त कारण है पार्टी के पास। ठीक है, तो इस पर मतलब मूल रूप से आप मानो कि 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया, 1985 में 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, राजीव गांधी के काल में ही हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो चुनाव निर्वाचन में जो मत देने का अधिकार है उसको 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष किया गया। आज हम 18 वर्ष के बाद जो निर्वाचन करते हैं ना, ये 1989 में संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, वही है सेम, नए युवाओं को मत देने का अधिकार मिला, वही है। क्या 21 को क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक है, चलो 73वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण, पंचायती राज संस्था 1992 में। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 24 अप्रैल को हम इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं, लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, लेकिन अधिनियम आया था 92 में। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ा गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया पंचायत का, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, आरक्षण सुनिश्चित किया गया। मतलब कुल मिलाकर जो पंचायत से संबंधित प्रावधान है आपको देखेंगे। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। सब पंचायत के सब्जेक्ट है। पंचायतों में 29 विषय होंगे, 11वीं अनुसूची में 29 विषय का मिलता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करेगा। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव करवाएगा। पंचायत का चुनाव कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। ये सब प्रावधान है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। सेम जस्ट उसके तुरंत 73वें बाद 74वां किया गया। 73वां जहां ग्राम पंचायत के बारे में था, पंचायती राज संस्था के बारे में था, वही नगरीय निकाय नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ही किया गया। भाग 9A जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ा गया। ठीक है, शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला, सेम प्रावधान है। इसका भी चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है, 18 विषय सौंपे गए। अनुसूची 12 में 18 विषय है तो नगर पालिका नगरीय निकायों को सौंपा गया। ठीक है, इसके बाद है 86वां संविधान संशोधन 2002, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार मिला इसमें, RTE राइट टू एजुकेशन 2002 में आया। अटल बिहारी की सरकार थी। 21A में जोड़ा गया, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 45 के शब्दों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 45 में पहले ही वर्णित है बच्चों को शिक्षा के बारे में, लेकिन इसमें जो वर्ड में चेंज किया गया, अब 6 से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा कर्तव्य किसका होगा, पाने का अधिकार होगा। ठीक है, 6 से 14 इसमें चला गया और 6 से पहले वाले अनुच्छेद 45 में आ गए। ठीक है, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, अभिभावकों का कर्तव्य है 6 से 14 साल बच्चों को शिक्षा दिलाए। ठीक है, अब ये 51A क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मैंने पहले क्या बताया था, 42वें संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो यहाँ 11वां ये ऐड हो गया। ठीक है, याद रखेंगे 11वां मौलिक कर्तव्य है ये क्या, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों को, ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक, इसके आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं GST 101वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले ही हम इस पर चर्चा किए थे, 2016 में किया गया। इसमें 246 जोड़ा गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को GST लगाने का अधिकार। ठीक है, अंतरराज्यीय GST के बारे में 279 GST परिषद। मैं इसको इसलिए बहुत अच्छे से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे हम पीछे में बहुत अच्छे वे में चर्चा कर चुके हैं, जिस वीडियो को आप बहुत
मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, उसको जरूर देखें। ठीक है, जीएसटी में नेशनल वन टैक्स के बारे में बताया गया था। 101वां संविधान संशोधन, देखो ये संघीय ढांचे से संबंधित है, याद रखना ये जो था ये संघीय ढांचे को प्रभावित करता था, तो इसलिए इसमें किस प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी थी, इसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाला जो प्रावधान है, इसीलिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, संघीय ढांचा को प्रभावित करता है, तो संघीय ढांचे के लिए हम 2/3 उपस्थित मतदान करने वाले प्लस कुल बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थनीय वाला बहुमत का प्रावधान है। ठीक है, संघीय ढांचे के लिए 103वां संविधान संशोधन, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की बात की गई। ठीक है, अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया, समानता के अधिकार में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 16(6) में संशोधन हुआ, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण। ठीक है, एसटी, एससी और ओबीसी के अतिरिक्त दिया गया, मतलब इनके में कटौती नहीं किया गया ना, अलग से 10% का स्लैब लाया गया था। ठीक है, ये सब ईडब्ल्यूएस किसमें आता है, 103वां संविधान संशोधन में आता है। चलो आगे, 104वां संविधान संशोधन, एंग्लो इंडियन सीट का उन्मूलन 2020 में किया गया। पहले क्या होता था, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन प्रतिनिधियों का नियुक्त करता था और राज्य विधानसभा में राज्यपाल 1 को, इसको हटा दिया गया। ठीक है, इसको अब हटा दिया गया, अब एंग्लो इंडियन की अलग से कोई रिजर्वेशन वाला सीट नहीं है, पहले 2 सीट इनका रिजर्व था, वो हटा दिया गया। ठीक है, एसटी एससी आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष 2030 के लिए बढ़ाया गया। ठीक, 104वां संविधान संशोधन में याद रखना। ठीक है, आगे 105वां संविधान संशोधन 2021, ओबीसी राज्यों में ओबीसी सूची का अधिकार, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। राज्यों के अपने अपने ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, राज्यों को अपने ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया, केंद्र की अपनी ओबीसी सूची है और राज्यों को अपने स्तर पर भी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार दिया गया 105 के तहत। 106वां संविधान संशोधन महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आया ये, लोकसभा में 1/3 जो सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, राज्य विधानसभा में 1/3 मतलब 33% सीट रिजर्वेशन होगा इनका। एसटी आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा, 15 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आरक्षण लागू होगा जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद। ठीक है, तो ये हुआ पूरा संविधान संशोधन का प्रक्रिया, प्रमुख संविधान संशोधन। और इसमें कुछ 1-2 फैक्ट आप याद रखेंगे। संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। याद रखेंगे, संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियां बराबर है। ठीक है, संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां क्या है, बराबर है, याद रखेंगे। ठीक है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है, यहाँ हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ लोकसभा राज्यसभा लिखा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां संविधान संशोधन के मामले में बराबर है, याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि प्रेसिडेंट संविधान संशोधन विधेयक में सहमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण जो चीज है, संविधान संशोधन के जो अधिनियम है या विधेयक है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मतलब अनुच्छेद 108 में कहता है ना कि अगर कहीं भी गतिरोध होता है तो राष्ट्रपति आह्वान करता है किसका, ज्वाइंट सिटिंग का, संयुक्त बैठक का। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदन एक साथ बैठ के इसको पास नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग ही पास करना पड़ेगा। चाहे पहले आप ये कर लीजिए, पहले कोई भी सदन पास करे, दूसरा कोई भी सदन पास करे, इससे मैटर नहीं, लेकिन दोनों साथ में नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग पास करना होगा। जो संविधान संशोधन विधेयक का जो मांग है, उस आधार पे अगर संघीय विषय है तो सी वाला जो क्लॉज है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से, नहीं तो विशेष बहुमत से पास करना होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन भी वही प्रक्रिया फॉलो करेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाकर वो अधिनियम बनेगा, संविधान संशोधन अधिनियम बनेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। तो ये मेरी ओर से पूरा संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो सब क्लियर हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें मैंने गहराई के स्तर पर जाकर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, और ऐसी सेशन और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पे संविधान के महत्वपूर्ण विषयों पर हम बहुत अच्छे स्तर पर चर्चा करेंगे और समय के साथ हम MCQ भी लेके आएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।